नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी हिंदी की क्लासेस शुरू हो गई हैं और इसी क्रम में आज ये दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था वर्ण के बारे में और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए सार्थक बात बोल दिया। सार्थक मतलब जिसका सही सही अर्थ निकल सके। दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस मिले और जब उनका कोई अर्थ निकले तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे क में अ जोड़े फिर म में अ जोड़े तो कम बन गया, तो कम का अर्थ निकलता है ना कि थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे ही जब दो या दो से अधिक वर्णों को हम लोग जोड़ते हैं और उसका कोई सार्थक कोई अर्थ निकल जाए, उस योग को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अब ध्वनि के आधार पर वर्ण होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर शब्द होती है। अब शब्दों के प्रकार, तो शब्दों के देखिए इसको चार भागों में इसको बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ठीक है, तो अब आगे देखिए तत्सम शब्द। मूल भाषा, जैसे मूल भाषा किसे है कहते हैं हम लोग? संस्कृत को। तो मूल भाषा या संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे जो शब्द डायरेक्ट संस्कृत भाषा से लिए गए हों और उनको उसी रूप में रख दिया जाता हो तो हिंदी भाषा में, तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रथम है, राष्ट्र है, भूमि है, आम्र है, दुग्ध है, तो ये सब तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अब तद्भव शब्द, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं लेकिन समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाता है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। और जैसे वो लोग वो शब्द होते हैं तत्सम ही, लेकिन उनमें समय के साथ परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे प्रथम है तो प्रथम से पहला कर दिया जाता है। ठीक है, आम्र है तो आम्र से आम कर दिया जाता है। मुख है तो मुख से मुँह कर दिया जाता है, तो ये तद्भव शब्द हो गए। अब देशज शब्द, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। तो जो हम लोग देशज शब्द जैसे ग्रामीण भाषा में या अपने राष्ट्र में जो भाषा बोलते हैं ना अपने क्षेत्र में, वो देशज शब्द है। जैसे खुरपा है, तो खुरपा अब सब लोग नहीं जानते हैं, ये ग्रामीण इलाके के लोग ज़्यादा जानते होंगे खुरपा किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये देशज शब्द हो गया। अब बात आती है विदेशी शब्द। तो हिंदी संस्कृत को छोड़कर, भाषा को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो वो शब्द ना हिंदी के होते हैं ना संस्कृत के होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे और स्टेशन दोनों अंग्रेजी भाषा के शब्द है, लेकिन हम लोग उसका हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। हॉस्टल है तो हॉस्टल भी इंग्लिश का वर्ड है, डॉक्टर भी इंग्लिश का वर्ड है। अब संकर शब्द, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि नया शब्द बनाया जाता है वो संकर शब्द कहलाता है। जैसे संकर शब्द में दो तरह की भाषाएं मिली होंगी। जैसे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी भाषा का हो गया और गाड़ी हिंदी भाषा हो गया, तो ये दो मिल गए अलग अलग शब्द ना। बम ब्लास्ट है तो बम में, ये देखिए बम को हम लोग हिंदी में लेते हैं और ब्लास्ट को अंग्रेजी में लेते हैं। अग्नि बोट है तो अग्नि हिंदी में हो गया और बोट अंग्रेजी का हो गया। देखिए व्युत्पत्ति या संरचना या बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो इसमें दो प्रकार के शब्द हैं, रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और एक और है योग रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द, इस प्रकार के शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होता है, अर्थात इस प्रकार के शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रूढ़ शब्द है ना, इसमें इन शब्दों में किसी अन्य शब्दों का योग नहीं होगा। इसमें न संधि होगा, न समास होगा, न उपसर्ग होगा और प्रत्यय का भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे नल है, दिन है, कमल है, तो इसमें न कोई संधि है, न कोई समास है, न कोई उपसर्ग है, न कोई प्रत्यय है।
अब यौगिक शब्द में देखिए, वे शब्द जो दो रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन्हें विच्छेद करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय को जब आप लोग अलग अलग करेंगे तो विद्या और आलय, इसमें देखिए संधि भी मिल गया आपको। तो जो विद्या है, विद्या का अलग अर्थ हो गया, और आलय मतलब होता है घर, लेकिन जब उसको मिला देंगे तो विद्या का घर मतलब स्कूल। चरण कमल, ठीक है, चरण अलग अगर अलग अलग करेंगे तो चरण का अलग अर्थ होता है, कमल का अलग, लेकिन जब उसको एक में कर देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अब आप लोग हमको ये बताइए कि चरण कमल में कौन सा समास है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और देखिए, समस्त संधि उपसर्ग प्रत्यय समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर सभी शब्द यौगिक होते हैं। मतलब बहुब्रीहि समास को छोड़ देना तो समस्त संधि वाले शब्द, उपसर्ग प्रत्यय वाले शब्द और समास, ये सब में यौगिक शब्दों का योग होता है। अब योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो यौगिक शब्द की तरह ही बनते हैं लेकिन उसका अपने अर्थ के साथ साथ एक तीसरा अर्थ और भी निकलता है। तो योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही बनते हैं लेकिन अर्थ के साथ इसमें एक तीसरा अर्थ भी निकल जाता है, जैसे तो इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गज और आनंद, तो इसमें भी देखिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब जोड़े इसको तो गजानन तीसरा अर्थ निकल गया, और गजानन का एक और अर्थ निकलता है गणेश जी। दशानन है, चतुर्भुज है। अब बहुब्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है कि बहुब्रीहि समास के सभी शब्द योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे त्रिलोचन, इसका अर्थ निकल गया शंकर जी। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, तो अर्थ के आधार पर दो शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिन्हें भाषा में स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है सार्थक कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और जो अकेले प्रयोग में भी लाए जा सकते हैं। जैसे चाय सार्थक, वाय, हाँ जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, तो जैसे अब उसमें खाना तो सार्थक हो गया, लेकिन अब वाना का क्या अर्थ है, तो कुछ नहीं अर्थ है। अब देखिए विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार, तो विकार के आधार पर दो प्रकार के शब्द हो गए, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, ठीक है। तो इसका अर्थ ये निकला है कि जिनमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलाव होता है वो विकारी शब्द हो गया, और जिनमें नहीं होता है वे अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, अब आगे की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।